नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स न्यूज नेशन पर। आप सभी का बहुत स्वागत, आभार। कर्नाटक में क्या होगा, इस पर बड़ा विश्लेषण हो रहा है। बड़ा विश्लेषण आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है, लेकिन बीजेपी के साथ कर्नाटक में एक खेल कर दिया महिलाओं ने। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी वोटिंग और पैटर्न और वोटिंग लिस्ट को देखें तो 112 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर महिला शक्ति सीधे असर डालेगी, क्योंकि यहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। और महिला शक्ति की जब बात हो रही है तो बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात मॉडल कितना काला है और यहां महिलाओं की क्या सच्चाई है। काली सच्चाई है जिससे मैं आज पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा। मैं जब इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था तो मैं हैरान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चैन से सो कैसे पाते हैं, और महिला उत्थान की बात भी कैसे उनके मुंह से निकल सकती है। कैसे गुजरात मॉडल की झांकी दिखाकर लोगों को निपट मूर्ख बनाया गया, और कर्नाटक में क्यों बीजेपी फ्लॉप होने वाली है, यह आपको मैं इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं। यह कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट किए गए सितंबर 2022 में। कांग्रेस ने इसमें ये बीजेपी नेताओं की लिस्ट और कारनामे बताए हैं। ये साइड में जो आप देख सकते हैं, इसमें कुछ का मैं जिक्र करूंगा, कुछ मैं पढ़कर बताता हूं। जैसे कांग्रेस वालों ने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी नेता के बेटे ने एक लड़की को इसलिए मारकर नहर में फेंक दिया क्योंकि उसने देह व्यापार करने से इनकार कर दिया था। एक और ट्वीट जो इसमें है, एक बिंदु, उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी पार्षद ने बच्चा चोरी किया। मथुरा की घटना है। एक और बिंदु है जिसमें लिखा है बीजेपी नेता ने मध्य प्रदेश में लड़की के साथ रेप किया। एक बिंदु है जिसमें लिखा है कि बीजेपी विधायक पर आगरा में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह के 10 बिंदु बताए हैं कांग्रेस ने अपने ट्वीट में। इसका मैंने जिक्र इसलिए किया कि आप थोड़ा सा समझ पाएं जो मैं आज बताने वाला हूं। बाद में कुछ लोगों ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए, कहा यह आरोप फर्जी हैं। अक्सर ऐसा होता भी है, जब बीजेपी का छोटा या बड़ा नेता सवालों के घेरे में आता है तो कोई दूसरा मुद्दा उछालकर बात दबा दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में हुआ, जब एनसीआरबी का डेटा आया और उसमें बताया गया कि मोदी जी और शाह जी के राज्य गुजरात में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं। ये महिलाएं कहां गईं, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना और बताना चाहता हूं। इसी साल जनवरी में गुजरात के अहमदाबाद में एक आदमी को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। यह आदमी महिलाओं की तस्करी करता था। 13 जनवरी 2023 को एक खबर छपी कि गुजरात के अहमदाबाद से महिलाओं की तस्करी करने वाला सेंट्रो रवि नाम का एक आदमी पकड़ा गया है, और इसका असली नाम है एस मंजुनाथ। मामला तब और ज्यादा संगीन हो गया जब इसके तार बीजेपी से जुड़ गए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधा और यह कहा कि मानव तस्करी के आरोपी सेंट्रो रवि का बीजेपी से ताल्लुक है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि रवि ने खुद को बीजेपी नेता होने का दावा किया, और पुलिस ने इसमें अपनी दिलचस्पी भी दिखाई। इस मामले में सीएम मुंबई को जवाब देते नहीं बना था। इसी तरह की एक और घटना का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा जो पश्चिम बंगाल में हुई। इसके लिए आपका मोदी के पहले कार्यकाल में चलना जरूरी है। 2017 का मामला है, जब मार्च के महीने में होली से पहले एक खबर आई कि बीजेपी नेताओं का रैकेट महिलाओं की तस्करी करता है। शुरू में तो लगा कि यह झूठ होगा, यकीन नहीं हुआ लोगों को लगा कि इतनी देशभक्त और महिलाओं की हितैषी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, और प्रधानमंत्री तो इतनी महिलाओं की बात करते हैं, वो ऐसा उनके नेता घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त की रिपोर्ट में 1/3/2017 को जो पब्लिश हुई, कई स्थानीय अखबारों ने यह कहा कि जलपाईगुड़ी बाल तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला नेता जूही चौधरी को सीआईडी ने गिरफ्तार किया, और इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और रूपा गांगुली का भी नाम सामने आया। जूही चौधरी को भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तरी बंगाल के बतासिया इलाके से गिरफ्तार किया गया। मैं एक एक चीज आपको जोड़ के बता रहा हूं। इससे पहले पुलिस ने इस मामले की मुख्य अभियुक्त और बिमला शिशु गृह की संचालिका चंदना चक्रवर्ती को 18 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था, और चंदना ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि जूही चौधरी ने बच्चों की तस्करी के एक मामले को सुलझाने के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और रूपा गांगुली से कुछ बात की थी। यह खबर भी बाद में दब गई, और उसके बाद 27 नवंबर 2020 को एक और खबर पब्लिश हुई। शाम के वक्त राजनांदगांव जिला जो छत्तीसगढ़ में है, वहां डोंगरगढ़ इलाके में चल रहे मानव तस्करी से जुड़ी हुई, और यह बताया गया कि कथित तौर पर रायपुर की एक महिला बीजेपी नेता इसमें शामिल थी, और इसमें 5 और लोग भी पकड़े गए। इसमें से 2 साल पहले 2 अगस्त 2018 को एक और खबर छपी यूपी के बनारस में, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के नेता रहे एक जयसिंह नाम के शख्स को पकड़ा गया तस्करी करते हुए, और यह आदमी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय सीट पर बीजेपी जनता युवा मोर्चा का पूर्व महासचिव रह चुका था। इसने 18 लड़कियों की तस्करी की जो ज्ञात और अज्ञात है।
इसी तरह अप्रैल 2018 का एक और मामला है जिसमें राकेश शर्मा नाम का शख्स पकड़ा गया ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, जो पत्रकार था, और इस आदमी पर आरोप था कि इसने महिलाओं की तस्करी की और इसकी जो मां है डॉक्टर शकुंतला शर्मा, वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। राकेश शर्मा भारत के कई बड़े अखबारों में काम कर चुका था। वो कुरुक्षेत्र में दैनिक जागरण अखबार का ब्यूरो चीफ भी रहा। इस आदमी की मां बीजेपी में प्रवक्ता थी। ये कुछ मामले मैंने इसलिए आपको बताए कि हम गुजरात मॉडल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट को समझ सकें, समझ पाए, आसानी हो आपको कि गुजरात में 40,000 महिलाएं आखिर गई कहां। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है द केरल स्टोरी। इसमें लव जिहाद का एंगल दिखाया गया है। फिल्म का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जिसका नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री रैलियों में वोट मांगे तो वो फिल्म खास तो हो ही जाती है। और इस फिल्म में आईएसआईएस का भी एक एंगल है। बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया और गैर भाजपाई राज्यों ने इसको बैन कर दिया, लेकिन द गुजरात स्टोरी पर बात कोई नहीं कर रहा। तब भी जब यहां 40,000 महिलाएं गायब हो गई और इसकी बात नहीं की जा रही। अब मैं अपने विषय पे आता हूं जहां से मैंने बात शुरू की। एनसीआरबी यानी होम मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है। इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा के हवाले से दावा किया गया कि लापता लड़कियों और महिलाओं को अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है, ये मैं कोट कर रहा हूं, जहां उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। मैं यहां उनका बयान भी कोट कर देता हूं और वो कहते हैं कि मैंने गुमशुदगी के कई मामलों में देखा है कि कई बार लड़कियों और महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। इसमें पॉलिटिकल नेटवर्क भी होता है, वहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। पुलिस तंत्र की समस्या यह है कि वो गुमशुदगी की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यह मामला हत्या के मामलों से भी ज्यादा गंभीर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 18 में 9,246, 19 में 9,268 महिलाएं लापता हुई, 2020 में 8,290 महिलाएं लापता हुई और 5 सालों में 41,621 महिलाएं लापता हुई। महिलाओं के लापता होने का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। 2021 में विधानसभा में सरकार ने एक बयान में कहा कि 2019-20 में अहमदाबाद और बड़ौदा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। अब एक और सच जान लीजिए आप इसी से जुड़ा। सिन्हा साहब यह भी कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था की समस्या यह है कि वो गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है और ऐसे मामले में बहुत ज्यादा गंभीरता बरतने की जरूरत है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रदर्शी का भी एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। वो बताते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देखा कि ज्यादातर लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठा ले जाते हैं जो उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं। गुजरात का जब भी नाम लिया जाता है तो लगता है बड़ा स्वर्ग है यहां पे। बीजेपी वाले तो कम से कम यही कहते हैं। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल दिसंबर में भी वहां पर चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, फिर सत्ता पर काबिज हो गई। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा क्या ऐसा है कि उसको हवा में उड़ा दीजिए आप। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता हैं हिरेन बैंकर, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता केरल में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं, लेकिन गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह नगर है, यहां से 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो गई, इन पर बात नहीं करते, इस पर चिंता नहीं जताई जाती। आम आदमी पार्टी ने भी मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष जो हैं वो रेशमा पटेल, उन्होंने भी आंकड़ा कहा कि सीधे सीधे गुजरात मॉडल इसमें एक्सपोज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में घुमाया, लेकिन सच ये है कि इतनी बड़ी संख्या में गुजरात की बेटियां और महिलाएं लापता हो जाती हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील है तो इन लापता बहनों और बेटियों की खोजबीन तुरंत करनी चाहिए। मेरी मांग है, उन्होंने ये कहा, मैं उनका बयान कोट कर रहा हूं। सरकार ने उनको खोजना है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है। अब एक चीज और समझिए, नीति आयोग का एक एमपीआई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी होता है। इसमें यह कहा गया है कि गुजरात में जो कुल आबादी है उसका 18.60% यानी 1,12,00,000 लोग गरीब हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू, इसके अलावा कश्मीर जैसे राज्यों से अगर तुलना करें तो गुजरात में गरीबी ज्यादा है। गुजरात में सबसे ज्यादा गरीबी डांग जिले में है, कच्छ में 6ठे नंबर पर है। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट वे विकसित गुजरात की कलई खुल गई। रिपोर्ट कहती है कि राज्य की 18% आबादी गरीब। गुजरात के जिलों की बात करें तो डांग में 57.33% लोग गरीब हैं। नतीजन ये राज्य का सबसे गरीब जिला है। इसके बाद दाहोद आता है, पंचमहल आता है, नर्मदा आता है, बनासकांठा आता है, कच्छ 6ठे नंबर पर आता है जहां 28.6% लोग गरीब हैं। 2011 तक कच्छ की जनसंख्या जो थी वो ज्यादा गरीब थी, बाद में धीरे धीरे इसको उबारा गया, गरीबी से निकाला गया। 5 लाख से ज्यादा गरीब है यहां पे, 6 लाख के आसपास।
गरीबी इन सभी इलाकों में है। शहरी इलाकों में भी करीब 21.32% लोग गरीब हैं। कच्छ के बहुआयामी सूचकांक में 0.142 पायदान पर है। ये आपने अक्सर सुना होगा कि मोदी जी अपने भाषणों में कच्छ का बड़ा जिक्र करते हैं, अपने अंदाज में कहते हैं कि कच्छ मॉडल से सीखिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। यहां पर 2001 के भूकंप से पहले कच्छ में गरीबी ज्यादा थी, लगातार कमी और प्राकृतिक आपदाओं से लोग त्रस्त थे। नतीजन बहुत सारे लोग देश विदेश में चले गए कच्छ छोड़कर। लेकिन बाद में भूकंप आने के बाद हालात और जब ज्यादा खराब हुए तो वहां पर औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, कुछ योजनाएं शुरू हुई जिससे वहां पर लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन गरीबी का, तस्करी का, महिलाओं के गायब होने का ये एक मॉडल है। तो विकास मॉडल के साथ इस मॉडल की भी बात होनी चाहिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जिला बना, ऐसा आंकड़े गुजरात सरकार के कहते हैं। लेकिन नीति आयोग के आंकड़े अगर आप देखें तो वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि महिलाओं के गायब होने में गरीबी भी एक बड़ा कारण है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। और गरीबी अगर गुजरात में है, जहां से युग पुरुष ने इतने दिनों तक शासन किया, तो भी अच्छा नहीं लगता। अब सवाल यह है कि अगर द केरल स्टोरी को लेकर बीजेपी शासित राज्य इतने उत्साहित हैं, क्योंकि उसमें मुस्लिम एंगल है, तो द गुजरात स्टोरी को लेकर उत्साह क्यों काफूर हो जाता है? यहां पर गरीबी और प्रशासन की लापरवाही ने 5 साल में 40,000 से ज्यादा महिलाओं को कहां भेज दिया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार को क्या यह नहीं बताना चाहिए कि आखिर ये महिलाएं कहां गई? बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, महिलाओं के उत्थान की डींगें हांकी जा रही हैं, लेकिन इन 40,000 महिलाओं का क्या हुआ, कोई बताएगा? यह तो सरकारी आंकड़ा है, इस आंकड़े पर गौर किया जाए तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। शायद इन आंकड़ों पर गौर इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, और जैसा मैंने ऊपर कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताया, शायद उसका भी असर हो सकता है। जो समझदार हैं वो समझ गया। और हां, आखिर में बिल्किस केस भी मैं इसमें जिक्र कर देता हूं, क्योंकि यह भी गुजरात से जुड़ा हुआ है। कैसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी पॉलिटिक्स ने इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट को इसमें लताड़ना पड़ा, और सोचिए कि कितने हालात खराब होंगे कि आखिर इस मुद्दे पर इतनी उदासीनता क्यों बरती गई। फर्जी बातें चल रही हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट देखने के लिए, ये कार्यक्रम देखने के लिए।